एक सवाल है जो पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से बहुत परेशान करता रहा है। वो किसान जिसके हाथों से हम सबका पेट भरता है, वो कभी-कभी खुद भूखा क्यों सो जाता है? गाँव का वो मेहनती इंसान जो मिट्टी से सोना उगाता है, वो आखिर वो आखिर क्यों सदियों से एक ही जाल में फंसा है, कर्ज और शोषण के? आज हम इन्हीं सवालों की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और हमारा जरिया बनेगा हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम। इसे सिर्फ एक कहानी समझना शायद सही नहीं होगा। ये अपने दौर के लिए एक घोषणा पत्र था, गरीब किसानों की बुलंद होती आवाज, एक सामाजिक विद्रोह की गाथा और इंसानियत पर आधारित एक नए समाज का सपना। और सोचिए, ये उपन्यास 1922 में प्रकाशित हुआ था। जी, आज से ठीक 1 सदी पहले। एक सदी। लेकिन जब हम इसकी परतें खोलेंगे तो देखेंगे कि यह आज भी उतना ही जरूरी, उतना ही प्रासंगिक क्यों है। और इस गहरी पड़ताल में उतरने के लिए सबसे पहले उस शख्स को समझना जरूरी है जिनकी कलम ने यह आईना समाज को दिखाया। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का महत्व सिर्फ ये नहीं है कि वो एक महान लेखक थे। वो एक तरह के साहित्यिक समाजशास्त्री थे। समाजशास्त्री, ये तो बड़ा दिलचस्प शब्द है उनके लिए। बिल्कुल। देखिए ना, उनसे पहले हिंदी साहित्य ज्यादातर कह सकते हैं कि राजा रानियों की कहानियों में उलझा था। हाँ, तिलिस्मी कहानियां या फिर धार्मिक बातें। जी, प्रेमचंद ने उस कैमरे का एंगल ही बदल दिया। उन्होंने उसे महलों से निकाला और सीधा गांव की झोपड़ियों की तरफ मोड़ दिया, खेतों के मेड़ों की तरफ। यानी उन्होंने साहित्य को आम आदमी का बना दिया। बिल्कुल। उनकी कोई भी रचना उठा लीजिए, गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, हर कहानी के केंद्र में आपको वही आम आदमी मिलेगा, जिसकी सच्चाई को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। और प्रेमाश्रम उनके शुरुआती बड़े सामाजिक उपन्यासों में से एक है। और इसका मकसद बहुत साफ था, ग्रामीण भारत की इस व्यवस्था की चीर-फाड़ करना जिस पर कोई बात नहीं कर रहा था। और सुधार की वकालत करना। हाँ, एक जोरदार वकालत करना। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, एक एक दखलंदाजी थी। तो चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जिसे प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम में रचा है। कैसी थी वो दुनिया? जब हम एक भारतीय गांव की कल्पना करते हैं तो मन में बहुत सुंदर तस्वीर आती है। लहलहाते खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू। हाँ, और प्रेमचंद उस तस्वीर को बनाते भी हैं, लेकिन फिर वो उसके पीछे की हकीकत दिखाते हैं। वो बताते हैं कि उन लहलहाते खेतों के पीछे गरीबी का सन्नाटा है। अच्छा। उस मिट्टी की खुशबू में किसानों के पसीने के साथ साथ उनके आंसू भी मिले हुए हैं, और इन सब के ऊपर है जमींदारों का बेरहम अत्याचार और सूदखोर महाजनों का कर्ज। वो कभी ना खत्म होने वाला कर्ज का बोझ। तो मतलब ये खूबसूरत दिखने वाली लेकिन अंदर से सड़ चुकी व्यवस्था थी। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ जमींदारों की गलती थी? या फिर ये जो शोषण का पूरा ढांचा था, क्या उसके लिए सिर्फ एक लालची जमींदार जिम्मेदार था? या उस वक्त की सरकारी नीतियां जो अंग्रेजी हुकूमत ने बनाई थी, वो भी उतनी ही बड़ी गुनहगार थीं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और प्रेमचंद इसका जवाब बड़ी गहराई से देते हैं। वो किसी एक व्यक्ति को विलन नहीं बनाते, वो पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं। देखिए, शोषण की 3 परतें थीं। 3 परतें? जी। सबसे ऊपर थी औपनिवेशिक सरकार, मतलब ब्रिटिश राज, जिसने ऐसी लगान नीतियां बनाई थीं जो किसानों का खून चूस लेती थीं। उसके नीचे थे सरकार के वफादार जमींदार, जो उस लगान को बेरहमी से वसूलते थे। और सबसे नीचे? और जमींदार के नीचे थे सूदखोर महाजन, जो कर्ज के जाल में फंसाकर बची खुची कसर भी पूरी कर देते थे। तो किसान सबसे नीचे था, इन तीनों के बीच पिस रहा था। बिल्कुल। वो सिर्फ मेहनत करता था, लेकिन अपनी मेहनत के फल का मालिक वो नहीं था। और कहानी के जो पात्र हैं वो इसी जटिल व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं। एक तरफ जमींदार ज्ञानशंकर जैसा किरदार है, पढ़ा लिखा है, आधुनिक है, लेकिन किसानों के शोषण के मामले में पुराने जमींदारों से भी 2 कदम आगे है। हाँ, और ये प्रेमचंद की बहुत बड़ी खूबी है। वो दिखाते हैं कि जुल्म करने के लिए अनपढ़ या जाहिल होना जरूरी नहीं है। ज्ञानशंकर अंग्रेजी जानता है, शहर में रहता है, लेकिन उसका दिल पत्थर का है। उसके लिए किसान सिर्फ मुनाफा कमाने का एक जरिया है, बस। और दूसरी तरफ मनोहर, बलराज जैसे किसान हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार सहते सहते लगभग टूट चुके हैं। लेकिन अब उनके अंदर एक बेचैनी शुरू हो रही है। उनके मन में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर कब तक। और यही सवाल तो किसी भी क्रांति की शुरुआत होता है। जब शोषित व्यक्ति सवाल करने लगता है तो व्यवस्था हिलने लगती है। तो ये बदलाव आता कैसे है? ये बदलाव बाहर से आता है। कहानी में एक और मुख्य पात्र है प्रेमशंकर, जो ज्ञानशंकर का ही चचेरा भाई है। जी।
वो अमेरिका से पढ़कर लौटा है और उसके मन में समानता और न्याय के आदर्श हैं। वो गांव आता है और किसानों की हालत देखकर सिहर जाता है। वो उन्हें सिर्फ भाषण नहीं देता बल्कि उन्हें संगठित करना शुरू करता है। अच्छा। यहीं से एक वैचारिक आंदोलन की शुरुआत होती है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये सोच बदलने की लड़ाई है। ये एक दिलचस्प बात है। तो मतलब ये आंदोलन सिर्फ जमीन के हक या लगान कम करने के लिए नहीं था, ये एक तरह का मानसिक और बौद्धिक आंदोलन भी था। बिल्कुल। तो प्रेमशंकर और उनके साथी किसानों को सिखाते क्या हैं? कौन से विचार हैं जो इस आंदोलन की नींव बनते हैं? वो उन्हें 4 मुख्य बातें सिखाते हैं जो जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। पहली बात, अपने अधिकारों को पहचानो। तुम सिर्फ मजदूर या रैयत नहीं, इंसान हो, और इस जमीन पर, इस देश पर तुम्हारा भी हक है। ये हक की चेतना ही पहली चिंगारी थी। और दूसरी बात, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। चुप रहना भी जुल्म करने वाले का साथ देने जैसा है। बोलो, विरोध करो, डरो मत। और शिक्षा की बात तो प्रेमचंद के हर उपन्यास में आती है। यहां भी उसका बड़ा महत्व होगा ना? बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे जरूरी संदेश था, शिक्षा हासिल करो। अज्ञानता ही गुलामी की सबसे बड़ी जंजीर है। अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो कोई जमींदार या महाजन तुम्हें झूठे कागजों पर अंगूठा लगवाकर ठग नहीं पाएगा। सही बात है। और चौथा निचोड़ था, मिलकर संघर्ष करो। तुम अकेले कमजोर हो, तुम्हारी जाति अलग है, धर्म अलग है, लेकिन तुम्हारा दुख एक है। जब तुम सब अपने भेद भुलाकर एक हो जाओगे तो कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर पाएगा। एकता में ही शक्ति है। जी, एकता में ही तुम्हारी असली शक्ति है। तो जब किसानों तक ये संदेश पहुंचते हैं तो जाहिर है एक बड़ा बदलाव आता होगा। वो संगठित होने लगते हैं। हाँ, उनका डर खत्म होने लगता है। अब वो जमींदार के सामने सिर झुकाकर नहीं बल्कि आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। हाँ, और वो सिर्फ बात नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। वो अन्यायपूर्ण लगान देने से मना कर देते हैं। अच्छा। जमींदार के खेतों पर बेगार करने से इनकार कर देते हैं। ये एक तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो गांधी जी उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चला रहे थे। बिल्कुल। प्रेमचंद उसे गांव के स्तर पर दिखा रहे थे। और इसी आंदोलन, इसी विचार का जो अंतिम रूप है वही प्रेमाश्रम है। तो ये प्रेमाश्रम, ये क्या है? क्या ये कोई भौतिक जगह है, कोई कम्यून है जहां ये सब किसान मिलकर रहते हैं, या ये सिर्फ एक विचार है? देखिए, ये भौतिक से ज्यादा एक वैचारिक और दार्शनिक कॉन्सेप्ट है। एक विचार? हाँ। और यहीं पर हमें प्रेमचंद पर गांधी जी के विचारों का गहरा असर दिखाई देता है। गांधी जी का? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। देखिए, उपन्यास का नाम है प्रेम प्लस आश्रम। प्रेम और आश्रम। जी, ये आश्रम शब्द कोई मठ या सन्यास की जगह नहीं है। ये गांधी के साबरमती या सेवाग्राम जैसे आश्रमों की तरफ एक इशारा है। अच्छा। जो एक नए, आत्मनिर्भर और समान समाज के प्रयोग की प्रयोगशालाएं थीं। तो फिर प्रेम का क्या मतलब है यहाँ? यहाँ प्रेम सिर्फ एक भावुक विचार नहीं है। ये एक राजनीतिक और सामाजिक एक्शन प्लान है। ये गांधी के सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के बहुत करीब है। ट्रस्टीशिप मतलब? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहता है कि अमीर व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि समाज का ट्रस्टी यानी अमानतदार है। अच्छा, कि वो उस संपत्ति का सिर्फ रखवाला है। बिल्कुल। उसे अपनी संपत्ति को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रेमचंद का प्रेमाश्रम असल में एक ऐसा समाज है जहां जमींदार किसान का शोषण नहीं करता बल्कि उसकी भलाई को अपनी जिम्मेदारी समझता है। जहां रिश्ते शोषण पर नहीं, प्रेम और सहयोग पर आधारित हों। तो एक तरह से प्रेमाश्रम एक गांधीवादी यूटोपिया का साहित्यिक ब्लूप्रिंट है। वाह! तो ये सिर्फ किसानों के विद्रोह की कहानी नहीं है, ये तो एक वैकल्पिक समाज का नक्शा पेश करने की कोशिश है। जी। ये उपन्यास को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। ये सारी समस्याएं, जमींदारी, बेगार, शोषण, ये तो 100 साल पुरानी बातें हैं। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, अंग्रेज चले गए, तो क्या प्रेमाश्रम आज सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनकर रह गया है? ऊपरी तौर पर देखें तो ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो इसका जवाब है नहीं। उपन्यास की प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी ज्यादा है। ज्यादा है? कैसे? हो सकता है जमींदारी प्रथा का वो पुराना स्वरूप बदल गया हो, लेकिन शोषण का स्वरूप बदला है। शोषण खत्म नहीं हुआ है। सही बात है। आज भी किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर रहा है। प्रेमचंद के दौर का महाजन शायद धोती कुर्ता पहनता था,
आज का महाजन शायद किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एजेंट है या कोई ऑनलाइन लोन ऐप है। लेकिन कर्ज का जाल आज भी उतना ही घातक है। बिल्कुल सही कहा। और किसानों को अपनी फसल का सही दाम न मिलना, ये समस्या तो आज हमारे समय की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। बिल्कुल। आज भी बिचौलिए और बड़ी कंपनियां मुनाफा कमाती हैं और किसान के हाथ खाली रह जाते हैं। आज का किसान आंदोलन, MSP की लड़ाई, ये सब उसी संघर्ष की एक गूंज है जिसे प्रेमचंद ने 100 साल पहले दिखाया था। इसीलिए प्रेमाश्रम आज भी प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाता है कि जब तक समाज में आर्थिक असमानता रहेगी, जब तक एक वर्ग दूसरे का शोषण करेगा, तब तक प्रेमचंद के उठाए गए सवाल जिंदा रहेंगे। हाँ, ज्ञानशंकर जैसे पढ़े लिखे शोषक आज हमें कॉर्पोरेट बोर्डरूम में मिल जाएंगे। ये उपन्यास सिर्फ एक गुजरे जमाने की कहानी नहीं है, बल्कि समाज को बदलने के लिए एक निरंतर पुकार है। एक ऐसी आवाज जो 100 साल बाद भी उतनी ही शिद्दत से गूंज रही है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि प्रेमाश्रम हमें सिखाता है कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और इंसानियत से बड़ा कोई सुधार नहीं होता। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। जी। ये उन सभी लोगों के लिए एक जरूरी पचनिया है जो ये मानते हैं कि एक बेहतर दुनिया बनाना मुमकिन है और उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। और मैं श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। उपन्यास का समाधान प्रेम और सामूहिक कार्रवाई पर आधारित है। एक ऐसा आश्रम बनाना जहां सब बराबर हों। लेकिन आज की जटिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजनीति को देखते हुए एक आधुनिक प्रेमाश्रम कैसा दिखेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। उस दौर में दुश्मन जमींदार था जिसे पहचाना जा सकता था। आज का शोषक ज्यादा अमूर्त है। वो बाजार की ताकतें हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, क्लाइमेट चेंज हैं। सही है। तो पुराने संघर्षों को इन नए रूपों में लड़ने के लिए एकता और शिक्षा के अलावा और किन नए उपकरणों की जरूरत होगी? क्या वो डेटा लिटरेसी होगी या फिर कॉर्पोरेट ताकतों के खिलाफ सामूहिक सौदेबाजी की नई रणनीतियां? इस पर सोचना मुझे लगता है बहुत जरूरी है।